हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हम लोगों ने अभी तक कर लिया अपना आईसीटी पूरा कंप्लीट, कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट और रिवीजन करी थी हमने बहुत अच्छे से किसकी, रिसर्च की। तो रिसर्च की फुल रिवीजन वीडियो मैंने आपके डाली हुई है इस चैनल पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो वहाँ से, अगर आप यहीं तक आपने वो नहीं देखी है। और मैं अभी जो भी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग रेगुलर में रिवीजन करने के बाद, जब पूरी रिवीजन करते हैं हम सब्जेक्ट की, उसके बाद हम 100 MCQs की एक सीरीज चलाते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर जिस पे आप जाके, एक ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। किस नाम से? कंसेप्चुअल स्टडी के नेम से है। यहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह यहाँ पे आपको एक PDF मिलेगी जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे। वो करने के बाद शाम तक आपके पास वीडियो आ जाती है जिससे आप खुद को इवैल्यूएट कर सकेंगे कि हमारे कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, हम कितने पानी में हैं, ठीक है। आप अपने आप को एनालाइज कर सकोगे अपने क्वेश्चन को कि हमारे क्वेश्चंस में क्या कुछ गलती आ रही है या हमारे कंसेप्ट अभी तक कौन से स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप उनको जो है वो और अच्छे से समझ सकोगे, ठीक है। अब रिवीजन हमने करी थी इसकी रिसर्च की बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने देखा होगा मैंने एक तो समराइज्ड नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अगर उधर से आप नहीं जुड़े हो तो PDF भी आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और बहुत समराइज्ड नोट्स हैं और बहुत अच्छे वे से सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है या जो भी आपका सिलेबस में आता है वो सब कुछ उसमें करवाया हुआ है। अगर आप चाहो ना तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वीडियो देख के भी आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें इतना डिटेल में और इतने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आज क्या है, आज हम लोग करने वाले हैं आज रिसर्च का जो फर्स्ट सीरीज़ है, मतलब फर्स्ट पेपर जो था उसका हमने 4 टेस्ट में बांटा है उसे, ठीक है। 100 MCQ उसको, तो 25 आज करेंगे, 25 कल करेंगे, 25 फिर थर्ड डे करेंगे और 25 फिर लास्ट वाले 4th डेज करेंगे, ठीक है। तो आज का हम फर्स्ट जो टेस्ट है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रिसर्च है, रिसर्च एप्टीट्यूड, वो पेपर फर्स्ट का आपका यूनिट 2 है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। रिसर्च क्या है? पहली बात बेसिक, मैं अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि रिसर्च है क्या। हमने वहाँ पे नॉर्मल देखा कि रिसर्च को कहते मतलब कहाँ से ये आया, अराइज हुआ, ठीक है। और ये जो रिसर्च है उसे हम रिसर्च ही क्यों कहते हैं, मतलब यहाँ वर्ड जो है वो यूँ क्यों जुड़ा। तो वो मैंने आपको सारा बताया कि ये किस तरह की चीज़ है, क्या होता है इसमें, हम क्या डिस्कवरी करते हैं, कौन सी एक्टिविटी है, सब कुछ हम देखते हैं, ठीक है। तो रिसर्च अगर आपने पढ़ा हो या नॉर्मल अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिसर्च क्या है। देखिए, पहली बात, रिसर्च री और सर्च से बना हुआ है ना। री मतलब अगेन और सर्च मतलब हम जब किसी चीज़ को ढूंढते हैं, ठीक है। तो जब किसी चीज़ को ढूंढते हैं और दोबारा से उस चीज़ पे, मतलब कोई भी चीज़ है अपने पास, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिवीजन वीडियो में भी कि कोई ना आपकी कोई, मान लो कोई आपकी रिंग है वो गुम हो गई, ठीक है। और आपने ना पूरे घर में देखना है, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने रूम से शुरू किया, ठीक है। तो आपने अपने रूम में बहुत अच्छे तरीके से कोने कोने में उसको देख लिया, ठीक है। अब कोने कोने में उसको आपने देख लिया तो इसका मतलब अब क्या है कि आप पूरे घर में देखोगे और यहाँ इस रूम में नहीं देखोगे, मतलब जिस रूम में आपने ढूंढ लिया उस रूम में दोबारा तो नहीं जाओगे, पूरे रूम में ढूंढोगे। मतलब आपने एक एनालाइज कर लिया कि मुझे कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं जाना, ठीक है। तो आप इस रूम को छोड़ के बाकी सारे घर में ढूंढोगे। अब मिल गई तो ठीक, नहीं तो दोबारा से आप उस रूम में आ जाओगे। अब क्या पता उस रूम के कुछ ऐसे कॉर्नर्स रहे हों, कुछ ऐसी जगह रही हो जहाँ पे आपने नहीं ढूंढा हो। तो अब आप जब उसको दोबारा से ढूंढोगे तो शायद वो मिल जाए, क्या पता आपके ही रूम में पड़ी हो, है ना। तो हो सकता है। तो रिसर्च क्या है, आप जहाँ पे आपने पहले सर्च किया हुआ है या किसी और ने पहले किसी चीज़ को सर्च किया हुआ है, वहीं पे आप अपने मेथड्स को लगाकर, अपने जो है एक एक्टिविटीज़ को लगाकर वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को ढूंढते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो रिसर्च क्या है आपकी, एक पर्पसफुल और सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। क्या है? सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, आप सिस्टम के थ्रू चलते हैं। रिसर्च का एक प्रॉपर प्रोसेस है, हमने जिसमें डिस्कस किया था, अप्रोक्स 11 उसके स्टेप्स थे, ठीक है। तो देखिए, कई बुक्स में आपको 8 स्टेप्स में भी कंप्लीट कर देगा और कई बुक्स में आपको 12 और 14 स्टेप्स में भी लेके जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बट हाँ थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। अब कई बुक्स में जो है, जैसे कि
आप मान के चलो, अगर आप जो आपकी एमकॉम में बुक लगी थी, ठीक है, कोठारी की, ठीक है, तो कोठारी वाली बुक में जो है वो कुछ समराइज्ड है थोड़ा सा, और कई जगह पे उसने थोड़ा डिटेल में भी दिया है, तो वो थोड़ा सा अप डाउन रहता है हर बुक्स के अकॉर्डिंग, तो इतना प्रोसेस के बारे में ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। तो अब रिसर्च क्या है, कि रिसर्च एक पर्पसफुल है और सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो रिसर्च इज अ पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी। देखो पर्पसफुल कैसे, क्योंकि आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, आपका कुछ पर्पस है ना, और एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैसे, वो प्रोसेस में काम करता है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, ए। सेकंड, देखिए फिर मैं कहता हूँ ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे वो ऑलमोस्ट PYQ ही मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जुलाई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको जब रिवीजन वीडियो करवाई है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ये मैंने खुद ने कॉन्टिन्यू कम से कम 2 से 3 एग्जाम में देखा है, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के जो NTA है वो दे रही है बार बार, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है एक्शन जो रिसर्च स्ट्रेटजी है उससे, ठीक है। तो विच ऑफ दी सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी। तो इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, एक तरीके का ये प्रोसेस है एक्शन रिसर्च को करने का, ठीक है। तो वो इनमें से किस तरह की एक्टिविटी को डिफाइन करता है। तो देखिए, आप पहले किसी भी चीज़ का प्लान बनाएंगे, है ना। आपको अगर मैनेजमेंट के हो, मान लो अगर आप कॉमर्स के या MBA के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होगा कि हम मैनेजमेंट में या कॉमर्स में कुछ 5 प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं मैनेजमेंट के, है ना। प्लानिंग, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 जो है हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। अगर आप कॉमर्स से नहीं हो तो आप नॉर्मल पार्लेंस में आप बात करो तो आप सबसे पहले किसी भी चीज़ का प्लान बनाते हैं। आपके घर में शादी है, ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है सबसे पहले लाओगे पंडित को खड़ा कर दोगे, हाँ भी तू यज्ञ जला, दूल्हा दुल्हन को लाओगे, शादी कर दोगे, जाओ अब हम कुछ करने हैं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। कुछ प्लानिंग करोगे अपने साथ कि हाँ भाई हमने कितने लोगों को बुलाना है, ठीक है। जो रूल्स रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के वो हमने फॉलो करने हैं या नहीं, अगर आज के टाइम पे कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आज भी लोग कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो अगर आप कोरोना के इस टाइम पे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि हम रूल्स और रेगुलेशंस क्या है गवर्नमेंट के, वो हम फुलफिल करें, ठीक है। आप वहाँ पे पूरा इंतजाम करके चलोगे सैनिटाइजर्स का, ठीक है। फिर आपको देखना है कि भाई यहाँ पे हलवाई कौन बैठेगा, हमारा कौन सा हलवाई होगा, कितना सामान लगेगा, कहाँ से कहाँ लोग आएंगे, कहाँ लोगों को रुकाना है, टेंट कहाँ लगेगा, जो है वो सामानों की सप्लाई कैसी होगी, सब कुछ आप प्रॉपर एक रो डाटा रफ प्लान लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उस चीज़ को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्ट करना। क्या कहते हैं, एक्ट करना, बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन करना। फिर आप उसके बाद देखोगे कि मैंने जो प्लान बनाया था और जो एक्चुअल में एक्ट हो रहा है या जो मैंने इंप्लीमेंट किया, उन दोनों में क्या फ़र्क है, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और आप वहाँ देखेंगे कि मैंने जो प्लान बनाया, जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हुआ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और उस डिफरेंस को सही करने का काम करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहता है, ये प्रोसेस कहता है आपका, पहले आप प्लान करेंगे, फिर आप एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे एंड फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। देखो मैं आपको MCQs इतने डिटेल में करा रहा हूँ तो आप सोच सकते हो कि मैंने 3 घंटे की वीडियो में आपको कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च कवर करवाया होगा। सीरियसली आप प्लीज़ जाके देखना, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ठीक है, वो वीडियो प्लीज़ जाके देखना। मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की, कम्युनिकेशन की, IT तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा, हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ, उसके बाद रिसर्च जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से करी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लॉजिकल रीजनिंग करने वाले, तो हम लोग क्या है, ये एक बहुत अच्छे पैटर्न, बेशक मैं थोड़ा सा 2 या 3 दिन का टाइम लेके फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं देखता हूँ कि कुछ जितना समराइज हो सके और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम कितनी जल्दी याद कर सकें, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा अच्छे तरीके से हो, है ना। तो मुझे लगता है कि वो आपको समझ में भी आ रही होंगी, समझ में आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ भैया आप मुझे बता रहे हैं। अगर आपको गलत भी लग रही है वीडियो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही नहीं लग रहा, तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, सर आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि इससे ना एक मोटिवेशन मिलता है। इससे हमें फीडबैक मिलने के बाद कोई भी टीचर होगा, कोई टीचर ही छोड़ो, आप कोई नॉर्मल पार्लेंस में अगर बात करें तो
कोई भी इंसान अपना फीडबैक जरूर चाहेगा जो भी उसने काम किया है, तो फीडबैक से इंप्रूवमेंट की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो आप फीडबैक जरूर देना, ठीक है। तो बताना जरूर इसके बारे में कैसी लगी वीडियो, और जरूर जाके वो देखो वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत सब कुछ क्लियर है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके, हायर एजुकेशन की बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके मैंने पढ़ाया हुआ है। आपका रिसर्च हो गया, IT हो गया, IT में मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड का आंसर क्या है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकस इज ऑन द एमुलेटिंग टू मेक समथिंग बेटर। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ आपने बेटर करना, टू मेक समथिंग बेटर द प्रिवेलिंग सिचुएशन, मतलब कोई पहले की सिचुएशन थी उसे बेटर करना, उसे अच्छा बनाना, उस तरह की चीज पे, उस तरह की सिचुएशन पर आपकी कौन सी रिसर्च फोकस करती है। तो वो कौन सी रिसर्च होती है आपकी, होती है वो एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च क्या करती है, एक्शन रिसर्च आपकी इमीडिएट जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, या आपकी जो सिचुएशंस होती है, रियल लाइफ सिचुएशंस पे ये काम करती है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च इसका आंसर है, ठीक है, थर्ड। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ए वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इश्यूज मे बी मेड पॉसिबल, ठीक है। तो क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, जो भी आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, ए वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज, इसमें से किस तरह की कौन सी ऐसा पॉइंट है जिसमें वाइडर स्पेक्ट्रम है आइडियाज़ का, उसमें आइडियाज़ बहुत सारे हैं और इश्यूज भी हैं, मे बी मेड पॉसिबल, ठीक है, तो वो हो सकती हैं। तो इस तरह का कौन सा आपका टर्म है जो बयां करते हैं, तो वो आता है आपका वर्कशॉप मोड। देखिए, वर्कशॉप हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, इन दोनों में फर्क होता है थोड़ा। कॉन्फ्रेंस क्या है, कॉन्फ्रेंस एक फॉर्मल मीटिंग है जो लंबे समय तक चलती है, ठीक है। आपका वर्कशॉप क्या होता है, वर्कशॉप में आप इनफॉर्मल तरीके से आपका जो वर्कशॉप मतलब ऑर्गेनाइज करा, ट्रेनर हो गया और जो ट्रेनी हो गया, जो वर्कशॉप दे रहा है और जो वर्कशॉप ले रहा है, ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, तो कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका जो ट्रेनर होगा वही बोलेगा, ट्रेनी को वहाँ पे देखो, ट्रेनी तो वैसे होगा नहीं क्योंकि एक वो तरीके से मीटिंग होती है। वर्कशॉप में हम चीज़ों को सीखते हैं, न्यू आइडियाज़, कहा है ना इसने स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज़, क्या कहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज़। तो जब आप स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आप लेकर आते हैं और बहुत सारे इश्यूज पे आप बात करते हैं, वो आप बात कर सकते हैं, वो आप सीख सकते हैं उन चीज़ों को लेके, किन में, वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप एक मोड होता है जिसमें एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप में एक ट्रेनर बैठा होता है और बहुत सारे इस तरह से ट्रेनी बैठे होते हैं जो चीज़ों पे बात करते हैं, कंसेप्ट पे बात करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो वर्कशॉप इसका आंसर सही है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। From the following list of statements, identify the set which has negative implications for research ethics। तो अपने नेगेटिव implications जो हैं वो बतानी है कि रिसर्च एथिक्स में इनकी कौन सी नेगेटिव आपकी जो implications होती हैं, ठीक है। देखिए, ए रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट द फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च, ठीक है, ठीक है। रिलेटेड स्टडी आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस, नहीं, आपको जब आप किसी भी पर्सन की रिसर्च में से कोई डाटा उठाते हैं तो आपको विद प्रॉपर रेफरेंस वहाँ पे देना होता है। अगर मैंने कोई रिसर्च करी, आपने मेरी रिसर्च में से कोई डाटा उठाया है, तो आपको अपनी रिसर्च में उसका साइटेडनेस देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इस इंसान की इस रिसर्च में से ये वाला डाटा उठाया है और थैंक यू वेरी मच, एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा वहाँ पे और सब कुछ इस तरह से बताना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं देते तो वो एक अनएथिकल माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप प्लेगरिज्म को आता है और प्लेगरिज्म जो आपकी रिसर्च में है वो वैसे तो डिपेंड करती है, मगर 10% से ज़्यादा आपकी प्लेगरिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो आपकी जो रिसर्च होगी वो गलत मान ली जाएगी, ठीक है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो नेगेटिव इंप्लीकेशन देता है, ठीक है, मतलब ये रॉन्ग है। नेगेटिव इंप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे जो रॉन्ग है, जो स्टेटमेंट्स आपकी रॉन्ग है वो, ठीक है। फिर है रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग, बिल्कुल ठीक, क्योंकि रिसर्च फाइंडिंग्स क्या हैं, उनकी हेल्प से हम या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज को बनाती है, ठीक है, तो ये भी सही है। कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर्स इज स्क्रीन्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस, नहीं, ये गलत है, ठीक है।
तो जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो स्टैंड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस, तो उनको एविडेंस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो कहता है ए रिसर्च स्टडी इज रेप्लिकेटेड विद ए व्यू टू वेरीफाई द एविडेंस फ्रॉम अदर रिसर्चर्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडी, ये आपका जो है वो गलत है। कहता है बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडी, नहीं, आप इम्प्लीमेंटेशन को बाद में करते हैं। मैंने अभी आपको बताया इस क्वेश्चन, एक पहले क्वेश्चन में, कि प्लान आप पहले करते हैं, बाद में एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। तो आप पहले प्लान बनाएंगे, तो ये पॉलिसी मेकिंग तो आपका किस में आया, पॉलिसी मेकिंग तो आपका एक तरीके से प्लान में आ गया। इंप्लीमेंटेशन में तो कुछ पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराना तो बाद की बात है ना, आप उसको इंप्लीमेंट कराएंगे, पहले जब बनाओगे तभी तो इंप्लीमेंट कराओगे। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें हैं वो अलग अलग स्टेप्स में आती है, तो प्रिलिमिनरी में नहीं आती। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है जो पहले आता है, तो पहले में तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी मेकिंग आएगा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत है। तो आंसर आपका कौन सा है, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ इज द राइट आंसर, बोल तो सी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कहते हैं नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिशनरी रिसर्च। तो प्रैक्टिशनरी रिसर्च जो होती है, ये देखो क्वेश्चन अच्छा है और 2015 में है, ठीक है। तो प्रैक्टिशनरी जो रिसर्च है उसके कंटेक्स्ट में कुछ बातें करी गई हैं, और इसमें से कहा गया है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है, कौन सी ऐसी बात है जो गलत है, ठीक है। तो वो आपको बतानी है। तो देखो इसने क्या कहा है, इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज पावर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इट एम्फसाइज ऑन पीपल एज एक्सपर्ट्स, बिल्कुल ठीक है। इट इज ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल ठीक है, इंक्वायरी तो करते हैं आप, ठीक है। इट्स सोल पर्पज इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, नहीं, देखिए इसने कहा, देखो वैसे तो अगर ये कहता ना इट्स पर्पज इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज तो आप बहुत सही होता है, लेकिन इसने कह दिया सोल पर्पज। क्या ये अकेला पर्पज होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं? नहीं, आप अपनी रिसर्च फाइंडिंग से कुछ सुधारना चाहते हैं, हो सकता है आप क्या पता आप ये कुछ सर्च करना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा आता है फार्मर्स के लिए, क्या वो सरपंच उन लोगों तक पहुंचाते हैं या नहीं, आपने वो रिसर्च करनी है। तो आप क्या वहाँ पे नॉलेज लेना चाह रहे हैं या उस लूप होल को बंद करना चाह रहे हैं जो सरपंच या जो पंचायती जो वो वहाँ पे एक उन्होंने ग्रुप बना रखा है जिनके पास पैसा आता है, तो क्या आप उस चीज़ को बंद करना चाहते हैं उस लूप होल को, या आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं? तो इस तरह से बहुत सारे हर रिसर्चर का अपना अपना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक रिसर्च पे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करना ही आपका एक सोल पर्पज नहीं होता, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया। क्या कह रहे हैं, ए रिसर्चर है इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट्स, वो इंटरेस्टेड है किसमें, स्टडी करने में प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया बोले तो शहरी इलाका, ठीक है। वट टूल शुड ही प्रेफर फॉर द स्टडी, तो ऐसा कौन सा टूल है कि वो उनको स्टडी करे, ठीक है, उनको किस हिसाब से उनको स्टडी करे, ठीक है। तो वहाँ पे आप जब बात करते हैं कि आप जब अर्बन एरियाज़ में बात करते हैं ना, तो अर्बन एरिया देखो एक बार यहाँ पे अर्बन एरिया आपको अच्छा दे रखे हैं, क्योंकि अर्बन एरिया आप एक यूँ मान के चलो कि एक ना आपके पास हिंट है। अब अर्बन एरिया में क्या लोग पढ़े लिखे होंगे, ऑलमोस्ट पढ़े लिखे होंगे, है ना। अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि आप 80 to 90% लोग पढ़े होंगे, ठीक है। उनको मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो कम से कम 10th या 12th तक तो पढ़े होंगे, जो जिनको बेसिक नॉलेज तो होगी, ठीक है। तो वहाँ पे बात करते हैं कि वहाँ का अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वहाँ से आप कुछ स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप किस तरह से कौन सा जो मेथड है वो लगा के करोगे। तो वहाँ जब आप बात करते हैं पढ़े लिखे थोड़े एरिया में, तो वहाँ पे आप क्वेश्चनर जो मेथड होता है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल मेथड और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड होता है जहाँ पे आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ परसुइंग रिसर्च, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी, मतलब शुरुआती दौर पर आपको जो जरूरी चीज़ चाहिए, ठीक है, जरूरी रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए, अपनी रिसर्च को परस्यू करने के लिए, मतलब अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए। तो आपको इनमें से क्या चीज़ है वो जरूरी है, ठीक है। तो क्या है, क्या कहता है, ए डेवलपिंग ए रिसर्च डिज़ाइन,
नहीं, अब इनिशियल स्टेज पे देखो रिसर्च डिज़ाइन ज़रूरी है, लेकिन रिसर्च डिज़ाइन हम लोग शुरुआत में नहीं बनाते हैं। अगर आपने प्रोसेस अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हम लोग शुरुआत में ही नहीं बना लेते अच्छे से अपना रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। फिर कहते हैं फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम शुरुआत में अपना जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको फॉर्मुलेट करते हैं, है ना। फिर कहते हैं डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, नहीं, डाटा एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा बाद में आ जाता है, कम से कम 8th या 9th स्टेप में हम बात करते हैं। फॉर्मुलेटिंग या रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं। तो सबसे अगर आप इनिशियल की बात करेंगे, क्योंकि देखो इनिशियल अब आपको पता ही नहीं है कि भाई मुझे रिसर्च करने किस टॉपिक पे है, मैं रिसर्च करना क्यों चाहता हूं। अगर आपके पास उन 3 क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं है तो आप रिसर्च करके क्या करोगे और कैसे कर लोगे रिसर्च जब आपको पता ही नहीं है। तो आपको अपना एक रिसर्च का क्वेश्चन जो है वो फॉर्मुलेट करना मैंडेटरी हो जाता है शुरुआती दौर पर, मतलब इनिशियल पॉइंट पर सबसे पहले, ठीक है। तो आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट, विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। तो लॉजिकल आपने बताना है कि किस तरह का, मतलब जो अब यहाँ पे बात आ रही है मेनली प्रोसेस की, ठीक है। तो प्रोसेस, एग्जैक्ट प्रोसेस आपने बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो अपने अभी तक 2 या 3 इस तरह से कर लिया क्वेश्चन जिसमें आपको हिंट लग गया होगा कि किस तरह का प्रोसेस होता है अपने पास, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ठीक है, सही है। एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, नहीं, एनालिसिस हम पहले नहीं करते, ठीक है, गलत हो गया ये ऑप्शन, तो पहले ही गलत हो गया। लो फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ये भी गलत हो गया। ये डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन पहले रिसर्च डिज़ाइन कर लोगे, नहीं नहीं, हम पहले नहीं करते, हम पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लिया, हाइपोथेसिस मेक कर लिया, ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन, ये भी ठीक चल रहा है। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, बिल्कुल ठीक चल रहा है। डाटा एनालिसिस बिल्कुल ठीक चल रहा है। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, बिल्कुल ठीक। तो आपका जो सी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। डी को देख लेते हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ठीक है। डिसाइडिंग अबाउट द सैंपल एंड डाटा कलेक्शन टूल, गलत है, आप ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो ये सी है। पहले आप क्या करते हैं, पहले आप करते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं, मतलब आपकी देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं। फिर आप हाइपोथेसिस सेट करते हैं, नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है, और या फिर नहीं, दोनों, ठीक है, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों आप सेट करते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, मतलब रिसर्च डिज़ाइन को आप बनाते हैं कि मेरी रिसर्च किस तरह से होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसमें मैं किस तरह के फॉर्मूलाज लगाऊंगा, किस तरह की सैम्पलिंग करूंगा, तो वो सब कुछ, ठीक है। फिर कलेक्शन, आप डाटा का कलेक्शन करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, और उस एनालाइज करने के बाद आप अपने हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। देखो हाइपोथेसिस टेस्ट करना यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, तो ठीक है, यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्ट करना भी आ जाएगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्ट करना भी होगा, हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, फिर फॉर्मुलेट करते हैं, आपका जो भी रिजल्ट आया उसको फॉर्मुलेट करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, मतलब कंक्लूजन निकालते हैं और उस कंक्लूजन को जर्नलाइज करते हैं, बोले तो दुनिया के सामने लेके आता है कि हमारी रिसर्च की जो फाइंडिंग है वो ये आई है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, सी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्स्टियल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, क्या कहता है पहला, इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, नहीं, ठीक है। सॉरी, फॉल्टी रिसर्च डिज़ाइन, नहीं, फॉल्टी रिसर्च डिज़ाइन तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको कहता है चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, नहीं। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप जब बात करते हैं अपने रिसर्च एथिक्स की ना, तो वहाँ पे बात आती है आपकी जो रिसर्च की जो फाइंडिंग है आप उसको कितना अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या बात करता है कि जब ससेप्टिबल, ठीक है, तो ससेप्टिबल वर्ड क्या होता है, ससेप्टिबल वर्ड का मतलब होता है कि आप जब किसी भी चीज़ को ना ईजिली किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आता है ससेप्टिबल। तो ससेप्टिबल होता है जब आप किसी भी चीज़ को ईजिली खत्म कर सकते हैं, ईजिली वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। तो आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग है वो ईजिली खत्म हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है रिसर्च एथिक्स का इशू बहुत बड़ा आ जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या है, डी। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन, देखो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो क्वेश्चंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा बनते हैं। एनटीए इस पे तो मतलब फिदा है इन क्वेश्चंस पे, तो सही बताऊं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो आप इनको देखना पड़ेगा आपको कि
ये किस तरह की चीज़ें हैं, मतलब सैम्पलिंग कौन सी किस्में हैं, कौन सी किस्में हैं। तो वो देखो, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में हम लोग बात करते हैं जब हम एजम्पशन से लेके चलते हैं, और जब हम एजम्पशन से लेके चलते हैं, मतलब जब आप टेस्ट की बात करते हो तो वहाँ पे हम बात करते हैं एजम्पशंस वगैरह की, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब ना हर एक चीज़ के रैंडम चांस होते हैं, मतलब इक्वल एंड रैंडम चांस। आप किसी भी चीज़ को बिना देखे, बिना बाइजनेस के उठा लोगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को चूज कर लोगे और उसके इक्वल चांस होंगे, मतलब आपकी वहाँ बाइजनेस नहीं होगी, तो वो होती है आपकी प्रोबेबिलिटी। और जहाँ आपकी बाइजनेस होगी और जहाँ पे उस चीज़ का इक्वल चांस नहीं होगा चूज होने का, तो वो होगी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो नॉन, अब आपने बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी होती है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इनमें से कौन सी है, देखो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा रैंडम आ गया यहाँ पे, तो वैसे भी तो ये तो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग, तो पर्पसिव सैंपलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, ठीक है। तो ये आंसर है बिल्कुल सही, क्योंकि क्या है, पर्पसिव सैंपलिंग, पर्पसिव का मतलब होता है जजमेंट करना, अपने जजमेंट के हिसाब से आप अपने सैंपल को चूज करते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी जो आपका हो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा, स्ट्रेटाफाइड भी जो आपका हो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा, ठीक है। तो पर्पसिव सैंपलिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर वाइल द कोरस्पॉन्डिंग सैंपल इंफॉर्मेशन इज नोन एज, क्या कह रहे हैं, अगर आप पॉपुलेशन से जो भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसे आप कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। लेकिन जब आप सैंपल से किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आप जब मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन और जब कुछ भी इस तरह के आप जब कंसेप्ट्स लगाते हैं और वहाँ से कुछ फाइंडिंग्स निकालते हैं, तो वो उनको आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पे जो अपना रिवीजन वीडियो थी वहाँ बताया था, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को कहते हैं, पॉपुलेशन के स्टैट्स उसको जो कहते हैं पैरामीटर, ठीक है, उनके फाइंडिंग्स को कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। और जब आप सैंपल के फाइंडिंग्स निकालते हैं उसे आप कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। चलिए नेक्स्ट, इन सैंपलिंग द लोटरी मेथड इज यूज्ड फॉर, अब लोटरी मेथड जो है वो किस लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। तो लोटरी, देखो लोटरी, आपने कभी लोटरी देखी है, वो एक ऐसा बाउल बना देंगे, उस बाउल में ना बहुत सारी पर्चियां रख देंगे, तो पर्चियों वहां पे आके आप उठाओगे, तो कोई भी पर्ची आप उठाओगे तो रैंडम उठाई जाती है। तो रैंडमाइजेशन, आप जब किसी भी चीज को रैंडमली उठाने की बात करें और इक्वल चांस की बात करें, तो वहां पे आप लोटरी मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। आंसर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, देखो नोट, नॉन और नोट कट गया आपस में, तो आपने क्या बताना है, पैरामीट्रिक टेस्ट, क्या बताना है, पैरामीट्रिक टेस्ट। तो अब पैरामीट्रिक टेस्ट आपके पास यहाँ पे कौन सा होगा, अब देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप अजम्पशंस लेके चलते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप अजम्पशंस लेके नहीं चलते, बोले तो नल हाइपोथेसिस वहाँ पे नहीं होता आपका, ठीक है। तो जो आपका टी टेस्ट है वहां पे आप नल हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका पैरामीट्रिक टेस्ट हुआ। यहाँ पे देखो कह रहा है नॉट ए नॉन पैरामीट्रिक, मतलब नॉन पैरामीट्रिक नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, पैरामीट्रिक होना चाहिए। तो जो आपका ए है, मतलब टी टेस्ट है, वो आपका पैरामीट्रिक है, बिल्कुल ठीक। साइन टेस्ट आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपका वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। काई स्क्वायर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे काई स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट इसका पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और एक पार्ट इसका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। फिर जो रन टेस्ट है वो भी आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो आपका पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा हुआ, टी टेस्ट, ठीक है। टी टेस्ट हो गया आपका, जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, ये क्या है आपके, ये है आपके क्या, पैरामीट्रिक टेस्ट। चलिए नेक्स्ट, द वेरिएबल विच इम्पैक्ट द रिलेशनशिप्स बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज, आपका वेरिएबल है जो इंपैक्ट करता है रिलेशनशिप किसमें, इंडिपेंडेंट में और डिपेंडेंट वेरिएबल में, आप उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि जो वेरिएबल्स आपके कंट्रोल में है उन्हीं के थ्रू तो आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे ना, तो आप उन्हीं के थ्रू रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करते हैं, किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, तो आपका जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है वो इनमें से कौन सा है। अब देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करवाया आपको, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो सब इसमें तीन थी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्वाशी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे आप बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यहाँ पर
कौन सी है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कौन सी है, तो कौन सी है नॉन प्रोबेबिलिटी, देखो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, कौन सी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी है, क्लस्टर प्रोबेबिलिटी है, कोटा, कोटा तो यहाँ पे आपका रैंडम चांस तो नहीं है, आपने कोटा सेट कर दिया, आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक कोटा सेट कर दिया, तो वो क्या है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है, तो ये जो डी आंसर है वो आपका सही आंसर है, ठीक है, तो ये तीनों आपके गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च डेट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज, इमीडिएट, देखो मैंने आपको बताया था वहां पे कभी भी आपको इमीडिएट दिखे तो आंख बंद करके उस एक्शन देखना कहाँ है, तो एक्शन को जस्ट जाके टिक कर देना, बड़े वाला टिक्का मारना, आपका आंसर जो है वो सही होगा, ठीक है, तो एक्शन रिसर्च जो है वो इमीडिएट सॉल्यूशंस पे, इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स आ जाती है उन पे काम करती है आपकी एक्शन रिसर्च, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच टाइप ऑफ रिसर्च द एक्शन वर्ड्स कंट्रोल, मैनिपुलेट एंड ऑब्जर्व आर मोस्ट रेलिवेंट, इनमें से किस रिसर्च में कंट्रोल, मैनिपुलेट एंड ऑब्जर्व वर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनसे मतलब मेल खाता हुआ ये है, ठीक है, तो किस में है, आप जब मैनिपुलेट करते हैं किसमें, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं, बोल तो चेंज करते हैं, और उसका इंपैक्ट देखते हैं आप अपना किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो इस चीज को आप कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च में आप कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिपेंडेंट में चेंज करने से डिपेंडेंट में क्या चेंज आया है, उसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहेंगे। तो आंसर क्या है, ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच ए रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड अ, तो जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जो सिर्फ कंसेप्ट्स बताता है, जो सिर्फ कंसेप्ट्स बताता है, वो रिसर्च इस तरह की कहाँ पे मतलब कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, वो आपके जब रिसर्च डिजाइन आप करते हैं तो वो, ठीक है, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच ए रिसर्च इज कंडक्टेड, तो आपकी जब रिसर्च डिजाइन आप करते हैं तो वहां पे आप बनाते हैं एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या है, आप घर बनाते हैं तो आप घर का एक डिजाइन बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे एक रूम बनाना है, जहाँ पे मेरी किचन होगी, यहाँ पे एक वॉशरूम होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर एक रूम होगा, यहाँ पे जो है वो गेट होगा, ठीक है, ये पोर्शन गेट का है, यहाँ पे जो है वो कार खड़ी करने का, फिर यहाँ पे रूम है, यहाँ पे जो डाइनिंग रूम वो सॉरी आपका जो हॉल होगा मेन, ठीक है, तो ये आपने क्या नक्शा बना लिया अपने घर का, तो ये क्या एक डिज़ाइन बनाया, तो डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क होता है, तो फ्रेमवर्क जहाँ पे आ गया बोल, तो फ्रेमवर्क आपने कंसेप्चुअल एक रफ डाटा बना लिया, आप एक ने फ्रेम बना लिया आपने, तो उसे आप कहेंगे क्या, आप वहाँ पे उसके कहाँ पे यूज़ करते हैं, रिसर्च को डिज़ाइन करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए पायलट स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड जो आपकी पायलट स्टडी है, पायलट स्टडी का मतलब क्या होता है, जैसे अब देखो कोरोना का अभी चल रहा है दौर, तो यहाँ पे इन्होंने वैक्सीन लेके आए, ठीक है, अपन ने वहाँ पे एग्जांपल लिया था वैक्सीन का, तो जब कोई भी चीज़ हम नहीं लेके आते हैं ना, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ चुनिंदा लोगों पर, ठीक है, तो जब आप चुनिंदा लोगों पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट आने तक का वेट करते हैं, मतलब उसके बेस पे आपने जब निकालना होता है, तो आप एक पायलट स्टडी करते हैं कि हाँ भाई मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं जो भी मेरा ये रिसर्च है या जो मैं भी ये निकाल के लाए, जिस तरह अभी आप एग्जाम्पल लें वैक्सीन का, तो वैक्सीन आने से पहले मतलब अपने जब लग रही है तो अपने लगने से पहले कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, कुछ लोगों पे लगा के देखे कि हाँ भाई ये कितनी कारगर है या नहीं है, तो वो क्या हुआ, उन कुछ चुनिंदा लोगों पर उन्होंने स्टडी की, उन पे लगा के देखे, एक्सपेरिमेंट्स करे, तो उसे आप कहते हैं क्या, पायलट स्टडी। तो इस पायलट स्टडी को आप फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कहता है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द पॉपुलेशन इन रिसर्च मीन्स ए डिफाइंड एग्रीगेट ऑफ समथिंग विच इज द फोकस ऑफ स्टडी। एक बार खुद सोचो कि क्या स्टेटमेंट जो आपकी फर्स्ट है वो सही कह रही है या नहीं कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिफाइंड एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल, आपका जो टोटल है उसको रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, ए सैंपल इज ए सब एग्रीगेट ड्रॉन फ्रॉम ए डिफाइंड एग्रीगेट टू रिप्रेजेंटेड, बिल्कुल ठीक है। जो आपका सैंपल होता है, देखो ये होता है आपका पॉपुलेशन,
ये बड़ा सा है पॉपुलेशन, ये क्या है, इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पूरा क्या, टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन वर्ड। और जो सैंपल आपने सैंपल लिया, सैंपल का जो कुछ पार्ट है, मतलब कि सब एग्रीगेट, मतलब ये जो इस पूरे का हमने जब टोटल लिया तो क्या ये सारा का सारा इसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा या नहीं। सैंपल, मैंने ब्लड का एग्जांपल लिया था कि आपका जब ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो क्या वो पूरी बॉडी का ब्लड निकाल के बाल्टी में रख के फिर टेस्ट करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप जी ओ पॉजिटिव है, नहीं ऐसा नहीं करते ना। आपका वो जस्ट एक पिन मारते हैं फिंगर पे, वो उसके बाद फिर ग्लास लेते हैं, उसे चेक करके और आपको बता देते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ऐसा तो नहीं करते, वो सारी पाइप लगा के और बढ़िया सारा ब्लड चूस लेते हैं, उसमें निकाल लेते हैं बाल्टी में और फिर चेक करते हैं अभी आपका जी ब्लड ग्रुप ये है, ऐसा तो नहीं करते ना। तो ये क्या है, वो आपके रिप्रेजेंट करता है, आपका जो सैंपल है वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो भी सही है और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड। अब आपका जो साइंटिफिक मेथड है वहां पे आपका जो स्टेप्स लगते हैं वो किस तरह के स्टेप्स होते हैं, मतलब उसकी एक प्रॉपर आपको सीक्वेंस बतानी है, ठीक है। तो आपकी सीक्वेंस क्या होगी, देखिए पहले होता है आपका फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग दी प्रॉब्लम, मतलब आपको देखना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है, मतलब आपको किस चीज़ के लिए रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम को आप डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे आपकी डिफिकल्टीज को और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फॉर्मुलेशन। आपने पहले प्रॉब्लम देखी और उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया कि मैंने इस मतलब लिटरेचर रिव्यू करने के बाद कि आपने लिटरेचर रिव्यू किया और उसके बाद देखा कि मेरी जो लोगों ने कर रखी है इस पे रिसर्च और मैं इसमें से और कुछ क्या निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं, ठीक है। तो फॉर्मुलेट करते हो आप अपनी प्रॉब्लम को कि हाँ भाई मैंने इस पे रिसर्च करनी है और अच्छे से। फिर आप उस चीज़ को लेके आप अपनी हाइपोथेसिस सेट करते हो, हाइपोथेसिस मेकिंग करते हो और वेरिएबल्स को ढूंढते हो कि मेरा ये हाइपोथेसिस है और मेरे रिसर्च को ये कौन कौन सी वेरिएबल्स हैं जो उसके अगेंस्ट में या उसके फेवर में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने वेरिएबल्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे, ठीक है। फिर है उसके बाद क्या क्या आता है ऑप्शन, जो स्टेप कहता है कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च टूल। तो आप रिसर्च टूल्स लगा के डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद डाटा को आप एनालाइज करते हैं और जो आपका रिजल्ट निकल के आता है उसे आप इंटरप्रेट करते हैं और कंक्लूजन निकाल के मतलब जनरलाइज कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, पहले आएगा बी, फिर सी, फिर ए, फिर ई और फिर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैंने आपको बताया है कि सैम्पलिंग पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, जो कॉन्टिन्यू पूछता है, ठीक है। मैनेजमेंट और कॉमर्स वाले ज़्यादा ध्यान रखें कि उनसे स्टैट्स, क्योंकि उनका सेकंड सब्जेक्ट है इसलिए उनसे ज़्यादा चांस बनते हैं इन टॉपिक्स पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्या कहते हैं, कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो आपका कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, अपने को बताना क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताना है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बिल्कुल ठीक है। डायमेंशनल सैम्पलिंग आपकी क्या होती है, ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ठीक है। तो ये भी गलत है। क्लस्टर सैम्पलिंग ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, क्योंकि आप क्लस्टर लेके चलते हैं, यहाँ पे ग्रुप लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था रिवीजन वीडियो में, अगर अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखना जरूर, ठीक है। खत्म होने वाला है, ये 2 क्वेश्चन रह गए, इसके बाद जरूर देख लेना वो अगर नहीं देखिए तो। फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका बी डी एंड ई, ठीक है। तो बी डी एंड ई आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी एक्सेप्ट फॉर ऑफ ए रिसर्च टूल। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रिलायबिलिटी इज ए नेसेसरी, रिलायबिलिटी क्या नेसेसरी है और इनसफिशिएंट कंडीशन ऑफ फॉर वैलिडिटी है, ठीक है। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, हाँ जी ऐसा है, क्योंकि रिलायबिलिटी आपके लिए नेसेसरी हो जाती है आपकी रिसर्च के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है आपकी सेकंड स्टेटमेंट कहती है जो आपकी वैलिडिटी है, वैलिडिटी इज थ्रेटेंड व्हेन ए टेस्ट मेजर्स ओनली दी कंस्ट्रक्ट इट इज डिजाइन टू मेजर इन ए रिसर्च। नहीं, ये वैलिडिटी तो होनी चाहिए, यहाँ पे ये थ्रेटेंड कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नुकसान करती है, ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं करती, ठीक है। तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है। तो फर्स्ट इज द राइट एंड सेकंड इज द इनकरेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। तो इसमें से अपन एक करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है।
क्या कहता है, रिसर्च रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है, हमने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया कि रिसर्च क्या एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ ए प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है इट इज़ ए सिस्टमेटिक लॉजिकल एंड अनबाइज्ड प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, वेयर इन वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कैन बी डन, बिल्कुल ठीक, ठीक है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी ऑफ क्वेस्ट टूवर्ड्स ट्रूथ, बिल्कुल ठीक, आप ट्रूथ की तरफ जाते हैं। इट लीड्स टू एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, बिल्कुल ठीक, आप यहाँ से क्या है अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं। देखो मैंने कहा था ना वहाँ पे सोल लिखा था, याद आया, सोल वाला क्वेश्चन, तो वहाँ पे सोल लिखा था, अगर यहाँ पे सोल होता तो ये जो ऑप्शन था वो भी गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे सोल नहीं लिखा और यहाँ पे कहा है इट लीड्स टू एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज को एनहांसमेंट करने, मतलब सिर्फ नहीं लिखा यहाँ पर, है ना, मियरली नहीं लिखा, सोल नहीं लिखा, तो यहाँ पे नॉलेज को एनहांस करते हो आप, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ लिखता तो गलत हो जाता। तो जो आपके चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तो ए बी सी एंड डी इज द राइट आंसर, बोल तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो आपको वीडियो शायद अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, ठीक है। चलिए, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको कल सुबह टेलीग्राम पर सेकंड टेस्ट मिल जाएगा, उसे करिएगा ज़रूर। और एक बात और, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया है 4th टेस्ट में, तो आप इस चारों टेस्ट को करो, और 4th टेस्ट आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से ये तीनों टेस्ट करोगे। तो 4th टेस्ट में आपके लिए बहुत अच्छा वाला सरप्राइज़ रखा है, ठीक है, तो उसमें आपको एक बहुत यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी, तो बस मतलब थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ाए रखना, ठीक है, और करते जाओ, बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, ठीक है, और कहाँ पे किस कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही।